या ठिकाणी आपले सर्वांचे लाडके आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदीजी यांचं आपण परत एकदा टाळ्याच्या गजरात मोठा टाळ्याच्या गजरात स्वागत करावं। मी भारत माता घोषणा दिल्यानंतर असा आवाज निघावा की हा आवाज जगाच्या कानाकोपऱ्यात अकलूजमधून पोचावा आणि विरोधकांना त्यांची लायकी दाखवायची आपल्याला या ठिकाणी। भारत माता की आवाज मोठा, भारत माता की, नरेंद्रभाई मोदी जिंदाबाद, नरेंद्रभाई मोदी। धन्यवाद। या ठिकाणी आदरणीय मोदी साहेबांचं आपल्या सर्वांच्या वतीनं पुष्पहार घालून या ठिकाणी प्रथमतः स्वागत करण्यात येईल। घोंगडे दिलं सर। या ठिकाणी धनगर समाजाच्या वतीनं त्यांचा घोंगडा आणि फेटा देऊन सत्कार करण्यात आलेला आहे। याच्यानंतर भारतीय जनता पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष जे साहेब ज्या वेळी सोलापूर जिल्ह्यात येतात त्या वेळेला त्यांना मोदी जॅकेट भेट करतात, ते जॅकेट या ठिकाणी जिल्हाध्यक्ष शहाजीभाऊ पवार हे देत आहेत। आदरणीय साहेबांनी जॅकेट या ठिकाणी परिधान करावं अशी मी विनंती या ठिकाणी करणार आहे। यानंतर या ठिकाणी आपल्याला संबोधित करण्यासाठी आपल्या सर्वांचे या ठिकाणी महाराष्ट्राचे लाडके नेते माजी उपमुख्यमंत्री आदरणीय विजयसिंह मोहिते पाटील दादा यांच्या राजकीय 50 वर्ष पूर्तता आणि वयाची 75वी वर्ष पूर्ततेबद्दल आदरणीय मोदी साहेबांच्या हस्ते त्यांचा सत्कार या ठिकाणी करण्यात येत आहे। यानंतर महाराष्ट्राचे लाडके मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब आपल्याला संबोधित करतील। आपल्या सर्वांचे लाडके पंतप्रधान, या देशाचे प्रधान चौकीदार आदरणीय नरेंद्र मोदीजी, मंचावर उपस्थित महाराष्ट्राचे ज्येष्ठ नेते विजयसिंह दादा मोहिते पाटील जी, रामदास आठवलेजी, चंद्रकांत दादा पाटील, सुभाष बापू देशमुख, महादेवराव जानकर, रामभाऊ शिंदे, विजयकुमार देशमुख,
सदाभाऊ खोत, रणजित सिंग दादा मोहिते पाटील, सुधाकरराव पंत परिचारक, नीलमताई गोरे, शाजी बापू पाटील, नारायणजी पवार, उत्तमराव जानकर, राहुल दादा कुल, अमरजी साबळे, कल्याणराव काळे, दिलीपजी येळगावकर, धनाजी साठे आणि विशेषत्वाने आपल्या म्हाडा मतदारसंघाचे उमेदवार रणजित सिंह हिंदूराव नाईक निंबाळकर आणि त्याचप्रमाणे बारामतीच्या आपल्या उमेदवार झाशीची राणी कांचनताई कुल. बंधू भगिनींनो, आज आपल्या सर्वांच्या वतीनं या ठिकाणी मी आदरणीय मोदी साहेबांचं मनपूर्वक स्वागत करतो. साहेब, ही जनता ही अशी जनता आहे, हे इतके वीर लोक आहेत की या ठिकाणी माननीय पवार साहेबांनी पहिल्यांदा ठरवलं मी निवडणूक लढतो, पण या जनतेने पवार साहेबांना सांगितलं सॉरी पवार साहेब, यावेळेस मोदीजींच्याच सोबत आम्ही आहोत, त्यामुळे आम्ही तुम्हाला या ठिकाणी निवडून देऊ शकत नाही. त्यामुळे ओपनिंग बॅटिंग करायला आलेले आमचे पवार साहेब 12वा गडी बनवून पॅव्हेलियन मध्ये परत गेले आणि या ठिकाणी विजय सिंग दादा असतील, रणजित दादा असतील, उत्तमराव असतील, सगळे मंडळी एकत्रितपणे मोदी साहेब आपल्या नेतृत्वात आपल्या उमेदवाराला आशीर्वाद देण्याकरता आली. त्यामुळे मला आता विश्वास आहे, म्हाडा असो की बारामती असो, कमळ हे फुलणारच, आता त्याला कोणी थांबवू शकत नाही. मी या निमित्ताने एवढंच सांगतो, माननीय मोदी साहेबांच्या नेतृत्वात गेल्या 5 वर्षात या महाराष्ट्रामध्ये इतक्या मोठ्या प्रमाणात परिवर्तन झालं. ज्या योजना अनेक वर्षापासून प्रलंबित होत्या, तुम्ही विचार करा, इतके वर्ष या ठिकाणी पवार साहेबांकडे हा पश्चिम महाराष्ट्र राहिला, त्यांच्याचकडे इरिगेशनचं खातं राहिलं, पण टेंबू टाकारी म्हैसाळ ज्याचं पाणी सांगोल्याला येणार त्याला मात्र पैसे मिळाले नाही. आज मोदी साहेबांनी पैसे दिले, 50,000 एकर जमीन ही त्या ठिकाणी सिंचनाखाली या संपूर्ण सांगोला जिल्ह्या तालुक्यामध्ये येते. यासोबत जीए कटापूर सारखा सातारा जिल्ह्यातला प्रकल्प असेल की ज्या प्रकल्पामुळे खऱ्या अर्थानं सातारा जिल्ह्यातला माळ खटाव सारखा जो मागास भाग आहे, या भागाला मोठ्या प्रमाणात दुष्काळी भागाला पाणी मिळणार आहे. आज त्या जीए कटापूरला देखील पूर्ण पैसे मिळाले, ते मोदी साहेबांच्यामुळे मिळाले. आज आपण या ठिकाणी नीरा उजवा कालवा असेल, या ठिकाणी आमच्या दादांनी इतके वर्ष जी कृष्णा भीमा स्थिरीकरण योजना या ठिकाणी लावून धरली. आज मी तुम्हाला शब्द द्यायला आलो आहे. मी आदरणीय मोदी साहेबांना विनंती केली आहे आणि मला विश्वास आहे, या महाराष्ट्राला मोदी साहेबांनी सिंचनाकरता 35,000 कोटी रुपये दिले आहेत आणि कृष्णा भीमा स्थिरीकरण योजनेकरता जेवढा पैसा लागेल तो मोदी साहेबांकडून आणण्याचं काम हे या ठिकाणी आम्ही करू. एवढंच नाही तर या ठिकाणी आमच्या बारामती पासून म्हाड्यापर्यंत खऱ्या अर्थानं विशेष रूपानं आपण जर बघितलं तर मुळशीचं जे टाटा धरण आहे, या धरणातलं पाणी हे सिंचनाला उपलब्ध करून दिलं तर खूप मोठ्या भागामध्ये पाण्याचा प्रश्न संपू शकतो. आम्ही त्याची समिती तयार केली आहे, राहुल दादा कुल यांना त्या समितीत ठेवलाय आणि या समितीच्या माध्यमातून असा मार्ग काढू की त्या ठिकाणी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होईल, पण जे पाणी आज समुद्रात वाया जात आहे ते समुद्रात वाया जाणारं पाणी हे सिंचनाकरता या आपल्या भागामध्ये या ठिकाणी येईल आणि आपली शेती सुजलाम सुफलाम होईल. मी या निमित्ताने मोदी साहेबांना एका गोष्टी करता अजून धन्यवाद देतो. मोदी साहेबांनी ज्या प्रकारे उसाला FRP मिळण्याकरता गेल्या 3 वर्षात निर्णय घेतले, उसा करता साखरेची मिनिमम सेलिंग प्राइस कायदा 50 वर्षाचा होता, पण जाणते राजे देखील ज्यावेळी
आपले कृषी मंत्री होते तेव्हाही त्या कायद्याचा वापर होऊ शकला नाही, पण मोदी साहेबांनी वापर केला आणि 31 रुपयाच्या खाली साखर विकता येणार नाही हा निर्णय केल्यामुळे आज आमच्या ऊसाच्या शेतकऱ्याला त्या ठिकाणी FRP मिळण्याकरता मदत झाली। आज वेगवेगळ्या प्रकारची मदत आपण जर बघितली, इतक्या मोठ्या प्रमाणात मदत झाली आहे, रस्त्यांची कामं चालली आहे, गरिबाच्या जीवनात परिवर्तन होत आहे आणि मला विश्वास आहे हे परिवर्तनच आज या ठिकाणी आपल्याला या संख्येमध्ये दिसत आहे। ही विराट सभा आहे। माझं आमच्या कॅमेरेवाल्यांना चॅनलवाल्यांना माझी विनंती आहे, एकदा जरा मागे दाखवा। अरे एक अरबी समुद्र हा मुंबईमध्ये आहे आणि दुसरा जनसमुदायाचा समुद्र हा या म्हाड्यामध्ये या ठिकाणी अकलूजला दिसतोय। मी आपल्या सगळ्यांना प्रणाम करतो, आपल्याला नमस्कार करतो आणि आमचे दोन्ही उमेदवार रणजित सिंग हिंदूराव नाईक निंबाळकर आणि कांचनताई कुल यांना निवडून द्या एवढीच विनंती करतो आणि माझं बोलणं संपवतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। यानंतर आपल्या सर्वांचे लाडके नेते आदरणीय पंतप्रधान मोदी साहेब आपल्याला संबोधित करतील। भारत माता की, भारत माता की। भारत माता की, भारत माता की। राम राम मंडळी, अकलूजकरांनो कसे आहात? पंढरीच्या विठोबाच्या अक्कलकोट स्वामी समर्थयाच्या सिद्धेश्वर आणि अहल्याबाई होळकर यांच्या धरतीला मी वंदन करतो। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में, गुजरात के कुछ हिस्सों में और भी कुछ राज्यों में कल अचानक जो मौसम बदला, आंधी तूफान में कई लोगों की मृत्यु हो गई। किसानों के फसलों का भी जो नुकसान हुआ है उसकी भी जानकारी भी मुझे मिल रही है। मैंने अफसरों को निर्देश दिया है कि राज्य सरकारों से बात करके जल्द से जल्द हर संभव सहायता आम जन को पहुंचाई जाए। मैं आप सभी को आश्वस्त करता हूं कि सरकार पूरी तरह संवेदनशील है और आपकी हर परेशानी में आपके साथ खड़ी है। जिन्होंने अपने स्वजन खोए हैं उन परिवारों के प्रति भी मेरी संवेदना है। भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले हमारे मुख्यमंत्री जी देवेंद्र जी का आभार व्यक्त करता हूं। महायुति के सभी नेताओं का आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे आज चुनाव की बात करने से पहले महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता जिन्होंने 50 साल महाराष्ट्र के लिए खपा दिए, उनके 75 साल पर विजय सिंह मोहिते दादा पाटिल जी का मुझे स्वागत सम्मान करने का अवसर मिला। मैं स्वयं को भाग्यशाली मानता हूं क्योंकि सार्वजनिक जीवन में कोई किसी भी दल में क्यों न हो, अगर वो देश के लिए, समाज के लिए अपना जीवन खपाया है तो उनके इस तपस्या को, उनके परिश्रम को हर किसी ने सम्मान करना चाहिए
और मेरा सौभाग्य है कि आज दादा का सम्मान करने का मुझे मौका मिला है। उत्तम स्वास्थ्य तो हम सब देख ही रहे हैं, लेकिन उत्तम स्वास्थ्य के साथ, दीर्घायु के साथ वे हम सबका मार्गदर्शन करते रहें, महाराष्ट्र की और देश की सेवा करते रहें, ये मैं हम सब की तरफ से आज आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, जो दिल्ली में बैठे हैं ना, जो एयर कंडीशन कमरों में बैठ करके हिसाब लगाते हैं कि इसने इसको गले लगाया तो ऐसा हो जाएगा, उसने इसके साथ हाथ मिलाया तो ऐसा हो जाएगा, उसने इसकी सामने नजर मिलाई तो ऐसा हो जाएगा, उन लोगों को पता नहीं है धरती की सच्चाई क्या है। ये केसरिया सागर मुझे अब समझ में आया कि शरद राव ने मैदान क्यों छोड़ दिया। क्योंकि शरद राव भी बड़े खिलाड़ी हैं, वो समय से पहले हवा का रुख समझ जाते हैं और वो ऐसा कभी कुछ नहीं करते जिसके कारण उनको और उनके परिवार को खरोच आ जाए, और कोई बलि चढ़ जाए तो चढ़ जाए, वो कभी अपने आप का नुकसान नहीं होने देते। और इसलिए मैदान छोड़ करके 9-2-11 हो गए। साथियों, एक मजबूत और संवेदनशील सरकार का मतलब क्या होता है, छत्रपति शिवाजी महाराज की ये धरती बहुत अच्छी तरह जानती है। भारत को आगे बढ़ाने के लिए, भारत को 21वीं सदी में नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए केंद्र में ऐसी ही मजबूत सरकार चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे आप अपने गांव में भी डीला डाला अगर पुलिस वाला आ जाता है तो आप पसंद करते हैं क्या? आपको दम वाला पुलिस वाला लगता है कि नहीं लगता है? लगता है कि नहीं लगता है? अरे आपका बच्चा स्कूल में जाता है और मास्टर जी में दम ही नहीं है तो आप बच्चे को वहां पढ़ाना पसंद करते हैं क्या? अच्छा टीचर चाहिए कि नहीं चाहिए? भाइयों बहनों, इतना बड़ा देश भी चलाना है तो मजबूत देश भी चाहिए, मजबूत नेता भी चाहिए। आपने 2014 में मुझे जो पूर्ण बहुमत दिया, उसने मुझे ऐसी ताकत दी, ऐसा ताकत दी कि एक तरफ जहां देश के लिए बड़े बड़े फैसले ले पाया, वहीं गरीब से गरीब के कल्याण के लिए भी पूरी शक्ति लगाकर काम कर पाया। 5 साल मैंने किस तरह सरकार चलाई, ये आपने देखा है। अब आपको फिर से ये तय करना है कि देश को मजबूत सरकार देंगे या कमजोर सरकार हम सह लेंगे। आप मुझे बताइए, माढ़ा वालों को जरा आप मुझे जवाब देंगे? सबका जवाब चाहिए, विराट जनसागर है, सब जवाब देंगे। बताइए, माढ़ा वालों को मजबूत हिंदुस्तान चाहिए या मजबूर हिंदुस्तान चाहिए? भारत को मजबूत
कौन बनाएगा? कौन मजबूत बनाएगा? कौन मजबूत बनाएगा? कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस की महामिलावट क्या भारत को मजबूत बना सकती है? कभी बना सकती है? जी नहीं। ये मोदी कर पाया। आप और हम मिलकर भारत में एक शक्तिशाली, मजबूत भारत के लिए मजबूत सरकार भी बनाएंगे। आपको सहयोग से ही हम मिलकर के मजबूत हिंदुस्तान बनाने का संकल्प करने के लिए इतनी भयंकर धूप में हम तप रहे हैं। एक ऐसा हिंदुस्तान जिसकी तरफ आंख उठाकर देखने से पहले भी कोई 100 बार सोचेगा। एक ऐसा हिंदुस्तान जो आतंक के सरपरस्तों को पाताल में खोज करके उन्हें सजा देगा। एक ऐसा हिंदुस्तान जिसके साथ दुनिया के शक्तिशाली राष्ट्र भी कंधे से कंधा मिला करके चलने के लिए गर्व अनुभव करेंगे। भाइयों और बहनों, जब भारत के सपूतों ने पाकिस्तान के बालाकोट में जाकर के आतंकियों के ठिकानों को बर्बाद किया तो आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? गर्व हुआ कि नहीं हुआ? आपको याद होगा 2014 के चुनाव में मैं एक क्षेत्र में आया था और उस समय मैंने जनसभा में कहा था और शरद राव को ललकारते हुए कहा था, और मैंने कहा था, शरद राव, जब सरकार में दम होती है तब नेता नहीं बोलते, फौजियों की उंगली बोलती है, फौजियों की उंगली चलती है। गोलियों की बौछार होती है, दुश्मनों के सीने चीर लेते हैं। और तब शरद राव बौखला गए थे। उनको लग रहा था ये भाषण के लिए ठीक है, करेगा क्या मोदी? करके दिखाया कि नहीं दिखाया? करके दिखाया कि नहीं दिखाया? आप खुश हैं? आपको संतोष है? मेरी दिशा सही है? मुझे ऐसा ही करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? 2014 में आपके आदेश के बाद, आपकी इच्छा के बाद, आपके इस प्रधान सेवक ने देश की नीति और रीति बदल दी है। अब हम हमला होने के बाद महाराष्ट्र में कितने धमाके हो गए, कितने शहरों में धमाके हो गए, और मुंबई तो एक प्रकार से आतंकवादियों का स्वर्ग बना दिया गया था। और बाद में सरकारों ने क्या किया? कुछ कर पाए क्या? आप जरा जवाब दीजिए, कुछ कर पाए क्या? चुप बैठे थे कि नहीं बैठे थे? भाइयों बहनों, अब हमला होने के बाद हम घर में घुसकर मारते हैं। आपको नए भारत की नई रीति, नई नीति, क्या यही रास्ता पसंद है कि नहीं है? यही रास्ता आपको मंजूर है कि नहीं है? लेकिन कुछ लोग, कुछ राजनीतिक दल है जिनको इससे भी तकलीफ हो रही है। वो देश के वीर जवानों के पराक्रम पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आपका ये चौकीदार उन्हें कभी सफल नहीं होने देगा। इनकी साजिशों और देश हित के बीच मैं दीवार बनकर के खड़ा हूं, और इसलिए मैं आपसे आशीर्वाद मांग रहा हूं कि मुझे शक्ति दीजिए। छत्रपति शिवाजी महाराज की इस धरती से मुझे आशीर्वाद चाहिए।
माता भवानी की धरती से मुझे आशीर्वाद चाहिए, विठोबा की इस धरती से मुझे आदा चाहिए, संत रामदास जी की धरती से आशीर्वाद चाहिए। आप मुझे बताइए, आपका आशीर्वाद मेरे साथ है? भाई और बहनों, अपनी इस करनी की वजह से ही कुछ महामिलावटी दलों पर देश का विश्वास पूरी तरह उठ गया है। अरसे बाद मैं एक ऐसा चुनाव देख रहा हूं जहां जनता और सरकार, और पहली बार देखा जा रहा है कि देश की जनता सरकार को वापस करने के लिए, वापस लाने के लिए, फिर से बिठाने के लिए, मोदी के हाथ में फिर से देश देने के लिए जनता खुद प्रचार कर रही है, अपने खर्चे से कर रही है, अपनी समय दे रही है। इतनी कड़ी धूप में बच्चे, बूढ़े, माता, बहनें, गांव, शहर, लोग निकल पड़े हैं। लोग घर घर जाकर मोदी को वोट देने के लिए कह रहे हैं। साथियों, आपका विश्वास ही तो मेरी पूंजी है, यही मैंने कमाया है, मेरे पास और कोई कमाई नहीं है। भाई और बहनों, याद करिए, पहले कितने घोटाले होते थे और हम हिंदुस्तानवासी कितना शर्मसार होते थे। आपके इस सेवक ने 5 साल सरकार चलाई है और कोई भ्रष्टाचार का एक दाग नहीं लगा पाया है। हां, दिन में सपने देखने वालों को, झूठ बोलने वालों को मैं रोक नहीं सकता, झूठ पर झूठ बोलने वालों को रोकने के लिए मैं कोशिश भी नहीं करता हूं। साथियों, इस प्रधान सेवक को आपका विश्वास मिला है, आपके आशीर्वाद मिले हैं, तभी काले धन और भ्रष्टाचार पर सीधा वार मैंने किया है। आपका साथ मिला, तभी हजारों करोड़ रुपए का कर्ज लेने वालों से देश के पैसे वसूल कर पाया हूं। आपका समर्थन मिला, तभी 3.5 लाख से ज्यादा फर्जी कंपनियों को एक झटके में बंद कर दी। आपने मुझे हर फैसले का हौसला दिया, तभी जो महंगाई आसमान को छू रही थी, बिचौलिए मलाई खाते थे, किसान मरता था, उपभोक्ता मरता था और इनके चले चपाटे माल खाते थे, उस महंगाई को भी काबू करने का काम ये मोदी सरकार कर पाई है। साथियों, मुझ पर इस विश्वास के बीच दूसरी तरफ कांग्रेस, एनसीपी और दूसरे महामिलावटी दलों पर अविश्वास भी लगातार बढ़ रहा है। इसकी बड़ी वजह यह है कि ये सिर्फ एक ही व्यक्ति के साथ लड़ रहे हैं। आप ये हमारे सारे विरोधियों के भाषण सुनिए, वो देश को कहां ले जाने हैं कुछ बताते नहीं। अब तक उन्होंने 50-55 साल देश चलाया, क्या किया बताते नहीं। आने वाले 5 साल में क्या करेंगे बताते नहीं। सिर्फ एक ही बात बोलते हैं, बंगाल में जाओ वही सुनाई देगा, उत्तर प्रदेश में जाओ वही सुनाई देगा, कर्नाटक में जाओ वही सुनाई देगा, महाराष्ट्र में जाओ वही सुनाई देगा, बारामती में जाओ वही सुनाई देगा, माड़ा में जाओ वही सुनाई देगा। क्या सुनाई देता है? मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ।
इन्होंने मोदी को हटाने का ही मुद्दा बना दिया है। देश को दुनिया में गौरव कैसे दिलाएंगे, भारत की जय जयकार कैसे होगी, इसकी इनके पास कोई सोच नहीं है। हाल में आपने देखा है कि कैसे मुझे गाली देते देते कांग्रेस के नामदार अब एक पूरे समाज को गाली देने में जुड़ गए हैं। नामदार ने पहले चौकीदारों को चोर कहा, और जब चौकीदार सारे मैदान में आए और हर हिंदुस्तानी चौकीदार कहने लगा तो उनके मुंह पे ताला लग गया और अब मुंह छिपाते फिर रहे हैं। अब जब चौकीदार चोर है, मामला चला नहीं, तो अब हर व्यक्ति ये बात बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि जिसका भी नाम मोदी है वो सारे चोर क्यों है। भाइयों बहनों, पिछड़ा होने की वजह से हम पिछड़ों को अनेक बार ऐसी परेशानियां झेलनी पड़ी है। अनेक बार कांग्रेस और उसके साथियों ने मेरी हैसियत बताने वाली, मेरी जाति बताने वाली गालियां देने में कोई कमी नहीं रखी है, लेकिन इस बार वो इससे भी आगे बढ़ गए हैं और पूरे पिछड़े समाज को ही चोर कहने लग गए हैं। अरे मुझे गाली दो, मैं कई वर्षों से बर्दाश्त करता आया हूं, कर लूंगा, लेकिन चाहे चौकीदार हो, समाज का पिछड़ा वर्ग हो, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, आदिवासी हो, अगर किसी को भी आपने अपमानित करने के लिए चोर कहने की हिम्मत की तो मोदी बर्दाश्त नहीं करेगा, ये देश बर्बाद नहीं करेगा। कांग्रेस और उसके साथियों को, भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, ऐसी भाषा बोलने वालों को आप सजा देंगे कि नहीं देंगे? सजा देंगे कि नहीं देंगे? सजा देंगे कि नहीं देंगे? भाइयों और बहनों, जो आज भी ये समझते हैं कि वो अपनी सल्तनत चला रहे हैं, वो किसी पिछड़े, किसी दलित, किसी गरीब की परवाह नहीं करवा सकते। साथियों, मैं कल देख रहा था, एक बार फिर शरद राव ने मेरे परिवार होने और न होने पर भी हमला शुरू कर दिया। साथियों, परिवार व्यवस्था हजारों साल से भारत के समाज की विशेषता है। परिवार व्यवस्था ये भारत की ताकत है, भारत का गौरव है और दुनिया को सबसे बड़ी देन है। लेकिन परिवार के विषय में शरद पवार को मोदी के बारे में बुरा से बुरा बोलने का हक है। बड़े हैं मुझसे उम्र में, उनको उनकी समझ और संस्कार के हिसाब से बोलने का हक भी है, लेकिन मेरे देशवासियों, मोदी आज जो जिंदगी जी रहा है उसने भी परिवारों से ही प्रेरणा ली है। परिवार ही मेरी प्रेरणा है। भगत सिंह का भी एक बड़ा विस्तृत परिवार था, वो मेरी प्रेरणा है। सुखदेव का भी विस्तृत परिवार था, वो मेरी प्रेरणा है। राजगुरु का भी विस्तृत परिवार था, वो मेरी परिवार है। चाफेकर बंधु का भी विशाल परिवार था, वो मेरी परिवार प्रेरणा है। अरे महात्मा फुले का भी फूला फाला परिवार था, वो भी मेरी प्रेरणा है। बाबा साहब अंबेडकर का भी विशाल परिवार था, वो हमारा प्रेरणा है। अरे सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी परिवार था,
वो हमारी प्रेरणा है। अरे वीर सावरकर का भी परिवार था, वो हमारी प्रेरणा है। परिवारों की त्याग तपस्या से हमने प्रेरणा ली है। अरे शरद राव, आप और किसी से नहीं, अकेले आपके गुरु यशवंतराव चव्हाण के परिवार से प्रेरणा लेते तो भी पता चलता कि परिवार की भूमिका क्या होनी चाहिए। शरद राव, मैं जानता हूं आप मोदी के रास्ते पर नहीं चल सकते और वो आपके बस में नहीं, आपकी ताकत के बाहर है। लेकिन जो परिवार वाले महान महान परिवारों ने देश के लिए जीवन खपा दिया, सब कुछ देश को न्यौछावर कर दिया, अरे जरा उन परिवारों से तो सीखिए। लेकिन आपका तो मॉडल दिल्ली का एक खास परिवार है। आप उन्हीं से सीखते हैं, उन्हीं की सेवा में लगे रहते हैं। भाइयों और बहनों, बहुत गालियां पड़ी, लेकिन इन गालियों की परवाह किए बिना मैं पूरी ईमानदारी से देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश के गरीबों को सशक्त करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूं। गरीबों को अपना पक्का घर देने की बात हो, घर घर में मुफ्त गैस कनेक्शन या फिर शौचालय, मुफ्त बिजली कनेक्शन हो, एक काम हमने हमारी प्राथमिकता में किए हैं। गरीब को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा भी, और वो भी हिंदुस्तान में कहीं पर भी बड़े से बड़े अस्पताल में भी देने का काम मोदी सरकार ने किया है। इसके अलावा यहां की कनेक्टिविटी हो, यहां सिंचाई की व्यवस्था हो, इसके लिए पूरी ईमानदारी से प्रयास किए जा रहे हैं। साथियों, देश के 5 करोड़ से ज्यादा गन्ना किसानों की चुनौतियों के स्थायी समाधान का भी हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। गन्ना किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए चीनी के आयात पर 100% शुल्क लगाया गया है। चीनी निर्यात करने की भी अनुमति दे दी गई है। गन्ने पर प्रति क्विंटल जो अतिरिक्त मदद सरकार द्वारा दी जा रही है, वो भी सीधे सीधे किसानों के खाते में जमा करने का फैसला हमने लिया है। वरना पहले ये पैसे भी चीनी मिलों को उनके हाथ में दिया जाता था और चीनी मिलें मजा करती थी। साथियों, गन्ना किसानों का भला करने के लिए हम उनकी आय के साधन बढ़ा रहे हैं। इसके तहत कई दूरगामी कदम भी उठाए गए हैं। गन्ने से सिर्फ चीनी नहीं बने, बल्कि उससे इथेनॉल भी बने, बायोफ्यूल बने। इसके लिए देश में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। सरकार द्वारा पेट्रोल में इथेनॉल की ब्लेंडिंग को भी बढ़ाया गया है। वैसे आपको बता दूं, ये टेक्नोलॉजी ये कोई मोदी के आने के बाद पैदा नहीं हुई है। अरे शरद पवार जी जिस सरकार में कृषि मंत्री थे, वहां भी ये कर सकते थे, लेकिन उनको तो अपना चीनी की दुकानें चलाने में इंटरेस्ट था, इसलिए उन्होंने किया नहीं। उनको किसानों की परवाह नहीं थी। लेकिन ये सौभाग्य भी मुझे ही मिला है। साथियों, सरकार द्वारा देश के कृषि व्यापार में सुधार भी किए जा रहे हैं। ग्रामीण हाटों को बड़ी मंडियों फिर दुनिया के दूसरे बाजारों से जोड़ने का काम किया जा रहा है। सरकार का प्रयास है कि किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए बहुत दूर नहीं जाना पड़े। इसके लिए देश के 22,000 ग्रामीण हाटों को विकसित किया जा रहा है। इन हाटों को ई-नाम प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ा जा रहा है। साथियों, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPO, उसको बढ़ावा भी देने का हमने काम उठाया। इन FPO सरकारी समितियों को हमने पूरी तरह इनकम टैक्स से छूट दे दी है, इनकम टैक्स फ्री किया है। किसान अपने उत्पाद में वैल्यू एडिशन कर पाए, मूल्य वृद्धि कर पाए,
इससे भी उनकी आय बढ़ सके, इसके लिए सरकार फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को भी बढ़ावा दे रही है। फूड प्रोसेसिंग में 100% एफडीआई की मंजूरी दे दी गई है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के माध्यम से 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा इस क्षेत्र में निवेश किए जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, 23 मई के बाद 23 मई को चुनाव का नतीजा आने वाला है। 23 मई के बाद जो नई सरकार बनेगी, फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी। उसमें हम पीएम किसान योजना का दायरा भी बढ़ाने जा रहे हैं। पहले जो 5 एकड़ की सीमा थी, उसे भी हटा दिया जाएगा। इन सभी प्रयासों से सभी शेतकरी समाज को बहुत लाभ होना तय है। भाइयों और बहनों, एक बहुत बड़ा संकल्प हमने और लिया है। 23 मई को जब फिर एक बार मोदी सरकार आएगी, तब हम पानी के लिए एक विशेष जल शक्ति मंत्रालय बनाएंगे। एक मंत्री पूरी तरह पानी के लिए ही होगा, एक पूरा विभाग पानी के काम के लिए होगा। देश की अलग अलग नदियों के पानी को, समंदर के पानी को साफ करके जरूरतमंद क्षेत्रों तक कैसे पहुंचाया जाए, इसके लिए काम होगा। मुझे उम्मीद है कि मांडा जैसे देश के सूखाग्रस्त इलाकों के लिए ये मंत्रालय वरदान साबित होगा। साथियों, मैं ये भी बताना चाहता हूं, मैं लंबे अरसे तक गुजरात का मुख्यमंत्री रहा हूं। वहां पर पानी की किल्लत यहां से भी भयानक है। नदियां भी नहीं है, अकेली नर्मदा और तापी नदी पर हम गुजारा करते हैं। कच्छ रेगिस्तान है, इधर रेगिस्तान है, उधर पाकिस्तान है। वहां पानी नहीं था। हमने नर्मदा नदी से पानी उठाया पाइपलाइन से 400 किलोमीटर दूर कच्छ के रेगिस्तान तक पानी पहुंचाया, और वहां का किसान आज मैंगो दुनिया के बाजार में एक्सपोर्ट कर रहा है। अगर मैं इतने छोटे से कार्यकाल में गुजरात में कर पाया, तो यहां तो अपने आप को बड़े बड़े दिग्गज मानने वाले लोग इतने साल मुख्यमंत्री रहे, इसी धरती से आए, लेकिन आपको पानी नहीं पहुंचा पाए। भाइयों, इसके लिए संवेदना होनी चाहिए, दिल में दर्द होना चाहिए। पानी सिर्फ राजनीति का हथियार नहीं होना चाहिए। साथियों, 23 अप्रैल को कमल के फूट पर बटन दबाकर आपको मजबूत और ईमानदार सरकार के लिए वोट करना है। नए भारत के लिए वोट करना है। आपका एक एक वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। मैं एक नारा दूंगा, आप लोग पूरी तारीख से नारा बोलेंगे। मैं जरा सभी से पूछना चाहता हूं, आप बोलेंगे? आपको बोलना है चौकीदार। बोलेंगे? मैं नारा बोलूंगा, आप बोलेंगे चौकीदार। गावा गावात आहेत, गावा गावात आहेत, प्रत्येक शहरात अबालवृद्ध, माता भगिनी, घरांत, शेतात राबतो तो, बाग बगीच्यात, मच्छीमार बांधव सुद्धा, देशाचे नागरिक, सीमेवरील जवान, डॉक्टर, अभियंते, शिक्षक, प्राध्यापक, लेखक, पत्रकार, कलावंत सुद्धा, शेतकरी, कामगार, दुकानदार सुद्धा, वकील, व्यापारी, माझे विद्यार्थी मित्र सुद्धा। भाइयों बहनों, इतनी बड़ी संख्या में आप हमें आशीर्वाद देने आए, मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और अब दिल्ली को समझ आ गया होगा
लहर कहां जा रही है, कितनी तेज हवा चल रही है। फिर एक बार कमल बनाने के लिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।